Okay, so now we'll be doing another topic that is post-Mauryan dynasties. अब ये जो post-Mauryan dynasties है ये टॉपिक एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बट स्टिल नेवरदलेस इट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री और उसको एंशियंट इंडिया में तुमको करना कवर करना ज़रूरी है. सो दैट इज़ वाई विल बी डूइंग इट. एनसीईआरटी में उसके ऊपर कोई अलग से चैप्टर नहीं है, उसे पासिंग रेफरेंस है दैट शुंगास वर देयर देन कनवास वर देयर, ऐसा. तो लेकिन फिर भी इसके ऊपर प्रीलिम में भी क्वेश्चन आया था. आई विल टेल यू विच क्वेश्चन. सो वी विल बी डूइंग दिस चैप्टर विच इज नॉट देयर इन एनसीईआरटीज. ओके. तो पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज का मीनिंग क्या है? यानी वो वंश या वो डायनेस्टीज जो मौर्यन एम्पायर के बाद आई. अब हमने पिछले इस सेशन में देखा था कि 185 बीसी में मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया, मौर्यन डायनेस्टी का राज खत्म हो गया. ओके. एंड एनीवेज जब तक वो राज खत्म हुआ था तब तक वो बहुत बड़ा बचा भी नहीं था. इट वाज नॉट एट ऑफ द साइज दैट इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोक. और वो काफ़ी ऑलमोस्ट ये बिहार, जहाँ झारखंड एरिया में उतना कन्फाइंड होकर रह गया था. सम पार्ट्स ऑफ यूपी, प्रेजेंट डे यूपी. तो नॉर्थ इंडिया में मौर्यन एम्पायर वाज रिप्लेस्ड बाय द शुंगास. ओके. एंड देन शुंगास वर फॉलोड बाय द कनवास. हाँ. तो अब शुंग डायनेस्टी का अगर बैकग्राउंड देखें, नाउ इट इज गैदर्ड फ्रॉम सम पुरानिक डिस्क्रिप्शंस एज वेल एज फ्रॉम द फेमस वर्क हर्षचरित्र written by Banbhat several centuries later. No, not Banbhat, Bana. Several centuries later, that the last king of the Maurya dynasty named Brihadrat was killed by his own general named Pushyamitra Shunga in 185 or 186 BC. ठीक है. तो अब हर्ष चरित्र अपना हर्षवर्धन वॉज देयर इन अराउंड 600 BC, एडी, 600 एडी से वो से 6-7 सेंचुरी में था हर्षवर्धन, 6 सेंचुरी में, एडी में. तो अब ये मौर्यन डायनेस्टी तो कब खत्म हो गई थी? 185 बीसी में, यानी उससे 700 साल पहले ये खत्म हो चुकी थी. लेकिन फिर भी अब ये हर्ष चरित्र जो है, ये उसका बायोग्राफर जो था बाना, उसमें उसने इस इंसिडेंस का मेंशन किया है. अब इस इंसिडेंस को के बारे में उसको कैसे पता चला ये किसी को नहीं पता, क्योंकि 700 साल बाद उसने उस बुक में वो लिखा कैसे. तो okay, now with that incident, Pushyamitra Shunga captured the throne of Magad and founded a new dynasty known as the Shunga dynasty. Now the Puranas mention that Pushyamitra Shunga ruled Patliputra for 36 years. Okay. Now according to historical calculations, his death took place in around 150 BC, after which his son Agnimitra succeeded the throne of Shunga Empire. ठीक है. तो अग्निमित्र वॉज हिज सन. नाउ इसके ऊपर, अग्निमित्र के ऊपर एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में. हाँ. तो अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं. सो पुष्यमित्र वॉज नॉट अ ग्रेट किंग लाइक एनी ऑफ द फर्स्ट थ्री मौर्यन एम्परर्स. कंपेयर्ड विद देम ही अपीयर्स एज अ इनसिग्निफिकेंट रूलर. एक तो इनसिग्निफिकेंट रूलर इसलिए क्योंकि उसने कोई मतलब किंग बनने के बाद भी जब सत्ता परिवर्तन कर लिया और उस सत्ता अपने हाथ में ले ली, तो उसके बाद भी उसने कोई वंडर्स नहीं किए. यानी ही डिड नॉट एक्सपैंड दैट एम्पायर, यानी जो ऑलरेडी श्रिंक हो गया था. नाउ हिज किंगडम वाज टू स्मॉल इन साइज. नाउ हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्रा was also not a strong seat of government as in the days of Chandragupta, Bindusar and Ashok. Now, in the wider context of historical continuity, thus the Shunga rule is noteworthy for maintaining law and order in the Magadhan kingdom, even though for a brief period. Alright. Now, the former glory of Magad was no longer there when Pushyamitra Shunga occupied the throne of Patliputra. Now, the size of the kingdom stood much reduced. Even that reduced territory was not secured. Okay. So, it was again prone to invasions. Exactly at the time when Pushyamitra killed the last Mauryan emperor, the territory of Vidarbha proclaimed independence.
and separated itself from the Magadhan territory. ठीक है, तो विदर्भ टेरिटरी यानी जो नागपुर और उसके एडजॉइनिंग एरियाज है, ये भी पहले उसका पार्ट था मौर्यन एम्पायर का। और जैसे ही वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ तो वो पार्ट ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, और वो काफी बड़ा पार्ट था। नाउ द नाउ किंग देयरफॉर डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट विदर्भ। ठीक है, उस वॉर का क्या हुआ उसमें ज्यादा उसका हिस्ट्री में पता नहीं। नाउ इन brief, Pushyamitra Shunga maintained his authority over the territory which he inherited from the last Mauryan monarch. Now, even though he was not an aggressive king to extend his empire, his kingdom, yet the Shunga Empire was spread over a large portion of the Ganges Valley and northern India. Now, for achieving victory over Vidarbha and for his success in driving out the foreign invaders, Pushyamitra demonstrated his glory by performing Ashwamedh Yagya. So, now you can see that Pushyamitra Shung was basically a Brahmin, and he uh, tried to revive the Brahminical or Vedic traditions during his rule. तो वही सारे जो अश्वमेध यज्ञ वगैरह जो अभी तक सब भूल चुके थे कई सालों से उस पूरे मगध एम्पायर में, और इसमें ये हुए नहीं बिकॉज वो लेटर वैदिक फेज में की शुरुआत में होते थे। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय, ओके, ये सारे इस टाइप के जो यज्ञ होते हैं with the associated sacrifices. Of course, now cattle was not sacrificed anymore, क्योंकि ये जो टाइम था इसमें हिंदुइज्म भी अपने आप को रिसरेक्ट कर रहा था, यानी नए सिरे से खड़ा कर रहा था। सो a cow was started to be worshipped. Then फिर उसका जो he was succeeded by Agnimitra Shunga, his son. Now, the founder of Shunga dynasty, Pushyamitra, was after all a regicide. He might have saved the dying kingdom from Magad for some time, but his kingship suffered from criticisms. He was described as a pro-Brahminic and anti-Buddhist king by some critics. अच्छा ठीक है, तो ये अब इसके टाइम पे उसने, जैसे अशोक के टाइम पे, अशोक दो एम्ब्रेस बुद्धिज्म, ही गेव पैट्रोनेज टू बोथ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एज वेल एज द ब्राह्मण प्रीस्ट्स। तो बेसिकली जो डोनेशंस थे और ये थे, ही अशोका हैड अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस। इसने वो चेंज कर दिया था जब ये आया था, तो उसने हिंदू ट्रेडिशंस को, यानी जिसको वैदिक ट्रेडिशंस बोलेंगे, उसको रिवाइव किया। And he if not persecuted Buddhists, he did not support them. So Buddhist monasteries and Buddhist monks no longer got any assistance or donations from the king. उनको जो कुछ मिलता था जनरल पब्लिक से मिलता होगा, वो अलग बात है। And of course he did not work for the spread of Buddhism, or he tried to propagate the erstwhile Brahminical sacrifices, not sacrifices, Brahminical rituals. Now his son and successor Agnimitra, however, came to the throne as a legitimate king. Furthermore, he proved himself as an able and benevolent ruler. ठीक है, तो अग्निमित्र was quite tolerant, and unlike his father, he supported Buddhism, though he did not convert to Buddhism, but otherwise he was benevolent. Benevolent का मतलब होता है wish to do good. So that basically he had a feeling of doing something good for his uh, countrymen, for his citizens, for the people. Now, when Agrimitra was the crown prince, he showed his administrative capability as the governor of Vidisha region. Now, when Magad had to fight against Vidarbha, it was Agnimitra who led the Shunga army as its supreme commander against the enemies. By virtue of his courage and heroism, he won the battles for Shunga Empire. तो अग्निमित्र ने फिर शुंगा एम्पायर को थोड़ा बहुत एक्सपैंड भी किया, बट नॉट लाइक द मौर्यास, जिनका एक छत्र राज पूरे हिंदुस्तान पे था। वैसा वैसा वो राज दोबारा कभी रिवाइव नहीं हुआ। मगध एम्पायर दोबारा कभी वैसा रिवाइव नहीं हुआ।
Now it was for him that Vidarbha became a part of the Shunga kingdom. Now his heroic deeds seem to have made him a legendary figure, so much so that the celebrated poet of the Gupta age, Kalidas, wrote his famous historical drama Malvika Agnimitram, depicting therein Prince Agnimitra as the hero of the drama. तो अब ये इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 3-4 साल पहले, मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी थी, या किसके बारे में थी, समथिंग लाइक दैट. सो अब अगेन दिस अगेन इज अ point to be considered, that how Kalidas wrote about Agnimitra Shunga, who was almost 500 years before him. तो ये किसी को नहीं पता, यानी इनको इन सब किंग्स के बारे में पता कैसे चलता था, क्योंकि कोई हिस्ट्री तो क्रॉनिकल वे में लिखी नहीं थी. बट नेवरदलेस कालिदास एक बहुत फेमस पोएट है गुप्ता एज का, उसने एक से एक किताबें लिखी है, एंड सम ऑफ हिज बुक्स आर क्लासिक्स. और उसकी जो वो बुक है कालिदास की, मृच्छकटिका और अभिजान शकुंतलम, ये सारी जो ये बुक अभिजान शकुंतलम तो वर्ल्ड की टॉप 50 क्लासिक बुक्स में आती है. तो कालिदास रोट अ बुक ऑन मालविका on Agnimitra Shunga, that is Malvika Agnimitra. Okay. Now some coins of Agnimitra's reign come to have come to light, but they do not provide any indication about his personality or rule, unlike the Gupta coins of the later times. So since coins were found, so it can be considered that maybe economic revival was there during the Shunga Empire, and due to this economic revival, some trading activity might have flourished. Some communication must have been established with other kingdoms, and maybe the economy was, if not flourishing, okay, doing well. क्योंकि जब मौर्यन एम्पायर खत्म होने को आ गया था, तो उसकी इकोनॉमी भी तो कम हो गई थी. ये हमेशा होता है, एक चीज कॉमन होती है, जब भी एम्पायर डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो उसके साथ साथ उस उस एरिया की इकोनॉमी भी नीचे जा रही होती, तभी वो डिसइंटीग्रेट होते हैं. फ्लरिशिंग इकोनॉमीज में कभी एम्पायर डिसइंटीग्रेट नहीं होते. फ्लरिशिंग इकोनॉमी तो एम्पायर इनफैक्ट बढ़ते हैं और प्रॉस्पर होते हैं. नाउ it is rather tragic that this king ruled only for 8 years, as is ascertained from some historical evidences. So his father ruled for 32 years. Okay, how much? How many years? It was written somewhere. 36 years. Yeah. His father ruled for 36 years, but अग्निमित्र शुंगा का रीन काफी छोटा था, 8 ही साल का था. और लेकिन जो भी है, 8 साल में भी उसने काफी कुछ करके दिखाया. मतलब इतना कुछ करके दिखाया कि 500 साल बाद उस पर किसी ने किताब लिखी, कालिदास ने. Then comes Vasumitra Shunga. Now the darkness descended on the reigns of the successors of Agnimitra Shunga. So he was succeeded by Vasumitra. Now it is presumed that his son Vasumitra came to the throne after the death of his father. Now about this king, only this much is known, that as a grandson of Pushyamitra, while a very young prince, he led the Shunga armies against the foreign Yavana invaders and defended them in battles. Defended his country in the battles. Yavana invaders मतलब Yavanas is a term used for Romans. अब रोमन इनका गुजरात एरिया में ऑलरेडी ये हो चुका था, सेटलमेंट हो चुका था. और मे बी उन्होंने आगे एक्सपैंड करने के लिए अगर कुछ फाइट किया होगा, तो उस आर्मी को रेजिस्ट किया था वासुमित्र शुंग ने एज अ यंग प्रिंस. और बाकी फिर उसके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री में लिखा नहीं गया है. तो जब हिस्ट्री में ज़्यादा लिखा नहीं गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई बहुत इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट किंग था नहीं. या ऐसा भी हो सकता है उसके बारे में जो कुछ लिखा गया वो मिला नहीं, ये भी तो पॉसिबल है.
Now, fall of Shunga dynasty. Now, nothing is known about the successors of Vasumitra, but one fact is certain that there was a king named Brihaspati Mitra who ruled over Magad when Kharavela led his armies to invade the north. Okay. So, according to Puranic sources, the Shunga rule in Patliputra lasted for a period of 112 years. And तो उसके बाद आगे के जो किंग्स होंगे वो दे माइट हैव लिंगर्ड अराउंड till their till the final demise of Shunga dynasty. तो वो इतने आगे आगे के जो उसके वंशज होंगे वो इतने कैरिस्मेटिक शायद नहीं होंगे. Now the last king of Shunga dynasty was Devabhuti and was driven out from the throne by his minister Vasudev, who established a new ruling dynasty known as the Kanv dynasty. तो अब सेम द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. अब जैसे पुष्यमित्र शुंग ने अपने किंग को हटा के वहां पे सत्ता हत्या ली थी, वैसे ही जो इनका लास्ट किंग था देवभूति, उसका ही मिनिस्टर था वासुदेव. उसने कॉन्स्पिरसी रच के उसको हटवा के अपना रूल स्थापित किया. और वो उसने जो एक नई डायनेस्टी का रूल उस पर स्थापित किया, उसका नाम था कनव डायनेस्टी. Now this Kanav dynasty was they were Vasudev was also a Brahmin, and so these Kanavas were also the Brahmin. So there was a further push was given to the Brahminical traditions and the Vedic rituals during Kanav dynasty as well. तो कनव डायनेस्टी के बारे में अब उसको उसके बारे में बहुत डिटेल में हिस्ट्री में भी लिखा नहीं है, बट स्टिल इट डिड रूल in that Magad area. Now, the founder of Kanav dynasty was Vasudev, who killed Devabhuti, the last ruler of Shunga dynasty. Now, according to the Vayu Puran, the Kanav was a minor dynasty having only 4 rulers. Okay, so Vasudev was there, then Bhumi Mitra was there, Narayan and Susarman. ठीक है. So Vasudev, Bhumi, Bhumi, excuse me. वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण एंड सुसरमन. अब ये जो सुसरमन है, लास्ट कनव डायनेस्टी का रूलर जो है, इसको हराया था सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर ने. ओके, मतलब तुम जब हम सतवाहनास करेंगे तब तुमको ये नाम ध्यान में रखना है, सुसरमन. सो इफ सुसरमन वाज, इससे भी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट होती है कि अगर सुसरमन को सतवाहना किंग ने हराया था एंड ही वाज द फर्स्ट किंग, तो इससे पता लगता है कि डेक्कन एरिया में सतवाहना एम्पायर जो शुरू हुआ था वो अराउंड 150 से 200 साल बाद, मौर्यन एम्पायर के फॉल के 150 से 200 साल बाद, अराउंड 150 साल बाद डेक्कन एरिया में एक नई डायनेस्टी ने राज करना शुरू किया था, एंड दैट वाज द सतवाहनास. Now the rulers of Kanauj dynasty ruled for 45 years, so it was not a very long period. यानी पूरी डायनेस्टी इन चारों ने मिलके सिर्फ 45 years ही राज किया. So from 73 to 28 BC. Now not much is known about these rulers except that they were all Brahmins, like those of their predecessors, the Shungas. Now the Magad Empire saw a further fall under them, और उसके बाद मगध एम्पायर का नामो निशान खत्म होना चालू हो गया. फिर मगध एम्पायर की हिस्ट्री भी इनके साथ ही खत्म हो जाती है, और फिर दूसरे किंगडम्स आए जिनको तुम मगध एम्पायर नहीं बोल सकते. ओके, देन इन अबाउट 28 BC, सुसरमन, द लास्ट रूलर ऑफ कनव डायनेस्टी, वाज किल्ड बाय द आंध्रा किंग सिमुका. तो अब ये जो आंध्रा किंग सिमुका है, यही यही सतवाहनाज डायनेस्टी का फाउंडर है. Now this Andhras were, in Puranic traditions, it is written that Andhras were a tribal community, और उन्होंने धीरे धीरे अपना रूल स्थापित करना शुरू किया. But point is they never talked about their tribal origins. Actually they claimed ये जो आंध्रास थे, इन्होंने अपना नाम भी थोड़ा
सांस्कृतिक कर दिया, सतवाहना नाम इन्होंने अपने आप को दिया, सतवाहन, और दे क्लेम themselves to be Brahmins. Okay, but all historical sources and Puranic sources show that they were not original Brahmins. They were basically um, tribes, and they claimed themselves to be Brahmins. ऐसा हो गया। तो अब जैसे कोई ब्राह्मण बन सकता है, तो ये भी एक ये दिखाता है कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो बहुत रिजिड नहीं थी। Brahmin, just like other statuses, Kshatriya status can be claimed. Now Mauryas became Kshatriyas, though they were not Kshatriya, original Kshatriyas. K.M. Panikkar ने बोला, in fact, K.M. Panikkar was a historian, uh, that he was a sociologist, historian, and a prolific writer. तो K.M. Panikkar ने बोला, the last known Kshatriyas in India were the Nandas. After them, all royal families were basically assimilated into Indian society, and they got this status by default. They were not original Kshatriyas. तो जो आर्यन यानी आर्यन इन्वेजन के बाद से जो वर्ण व्यवस्था बनी थी, उसके जो ओरिजिनल क्षत्रिय रूलर्स थे, वो लास्ट जो थे वो नंदाज ही थे। उसके बाद जितने भी रूलर्स इंडिया में आए, उन सबको क्षत्रिय स्टेटस कॉन्फर किया गया। तो similarly, if someone is claiming to be Brahmin and he's getting that, to that, this also shows that someone can become a Brahmin. So वर्ण व्यवस्था में बहुत रिजिड नहीं थी शुरू से भी, इसीलिए वो शायद अभी तक चल रही है। और अगर वो बहुत रिजिड होती तो वो खत्म हो चुकी होती, क्योंकि जहाँ जहाँ बहुत एक्सट्रीमली रिजिड सिस्टम्स रहे सोसाइटी के, यानी रिजिड स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम या रिजिड डिवीजन ऑफ क्लासेस जहाँ जहाँ भी रहा है दुनिया में, वो सारे सिस्टम्स कोलैप्स हो गए, वो खत्म हो गए। लेकिन इंडिया का वर्ण सिस्टम हजारों सालों से चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है। उसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन एक यही है। ऑफकोर्स उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी है, उसको उसको कंटिन्यू रखने में वेस्टेड इंटरेस्ट भी थे, बट उसका एक और रीजन ये है कि इट वाज क्वाइट फ्लेक्सिबल। Okay. Now, thus, after a short reign of 45 years, the Kannada dynasty disappeared from the political field of India, and with them vanished the name and fame of the Magadhan Empire. Okay. So, with this, we complete the post-Mauryan dynasties.